नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है 1100 प्लस क्वेश्चंस की पॉलिटी से संबंधित। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कर लिए। अब हम इसी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 151वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 151। तो 151 नंबर क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? देखिए, मैंने आप लोगों के जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं उस रेस्पॉन्स में पूर्व स्टूडेंट्स भी मेरे जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर इंग्लिश शब्दावली का प्रयोग कीजिए। तो मैं इंग्लिश शब्दावली का प्रयोग करते हुए टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स के आधार पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से भी इसको समझने में आसानी रहेगी, तो हम लोग उसको भी फोकस करके टर्मिनोलॉजी में आपको कोशिश करूँगा बताने की। बेसिकली तो हिंदी मीडियम का लेक्चर है, ये हिंदी मीडियम की क्लास है, पर कोशिश करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों को भी बेनिफिट हो। दोस्तों, बात कर रहे थे हम कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सोशल शब्द जो है समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर जो भी शब्द जोड़े गए थे, एक बार संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। तो सोशल शब्द जो है, समाजवादी शब्द जो है, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो ये बात भी आपकी इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। सेक्युलरिज्म एंड सोशल शब्द जो जोड़ा गया, सोशल शब्द किसमें, सोशलिस्ट शब्द जो है किसमें जोड़ा गया, वो है 42वें संविधान संशोधन, जस्ट अभी हमने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में संविधान में जो शब्द शामिल नहीं था, जो वर्ड जो है इंक्लूड नहीं था, किसमें इंक्लूड नहीं था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं था, वो कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो संशोधन हुए थे, तो उसमें कम्युनिज्म यानी सोशलिज्म वाला शब्द, इसके साथ में पंथ निरपेक्ष शब्द जिसको अपन कहते हैं सेक्युलरिज्म, और तीसरा शब्द था अखंडता। ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कौन कौन सा शब्द 1975 में नहीं था। तो अखंडता शब्द इसमें नहीं था, बंधुत्व शब्द पहले से था, संप्रभु पहले से था, और समानता शब्द भी पहले से यहाँ पर मौजूद था। तो आंसर हो जाएगा क्या है, अखंडता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, यानी 13 दिसंबर 1946 में जब पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसे प्रपोजल ड्राफ्ट या कहेंगे हम, तो प्रपोजल ड्राफ्ट जो था रखा गया था, उस के आधार पे ही हमने हमारी प्रस्तावना यानी संविधान का जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो हमने बनाई गई थी, जिसका नाम ऑब्जेक्टिव प्रपोजल हम इसको कहते हैं, वो उद्देशिका बना था। ये बात बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब इन्हें लागू करने के लिए हम संविधान के माध्यम से इसको लागू करवाना चाहें तो हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते, कोई वाद या कानून दायर नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। इसमें इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। संशोधन किया जा सकता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन
इसकी सकारात्मक संशोधन हो सकता है, इसको नुकसान पहुंचाने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो तो सकता है लेकिन वो सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता। यानी उस प्रस्तावना को जो प्रस्तावना या संविधान की मूल भावना है उसको बढ़ाने के क्रम में कोई जोड़ा जाए तो एक बात अलग है, तो संशोधन संभव है। अगर इसको घटाना है, प्रस्तावना को क्या जो मूल उद्देश्य का है, मूल उद्देश्य है, संविधान का मूल आत्मा है, उसको कहीं नुकसान पहुंचाने वाला कोई संशोधन करना है तो वो संभव नहीं है। तो संशोधन तो किया जा सकता है, ये सेंटेंस इसका गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात कही कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यानी नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता, सकारात्मक संशोधन कर सकता है। तो 1, 2 और 4 जो है इसका आंसर सही हो जाएंगे। 1, 2, 4, 1, 2, 4 इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। 1, 2, 4 यहाँ पर ऑप्शन में बी जो ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। दोस्तों, प्रस्तावना संबंधी जो क्लास हमारी होती है उसमें आप लोगों को प्रस्तावना को जब हम पढ़ाते हैं तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डीपली हम डिस्कस कराते हैं। प्रस्तावना को संविधान का मूल भाग बेरूवाड़ी मामले में नहीं माना गया था, फिर बाद में इसको संविधान से मूल पार्ट में इसको मान लिया गया, संविधान से इसको जुड़ा संविधान का अंग इसको मान लिया गया था। और इसमें संशोधन करने की बात करें तो संशोधन किया जा सकता है लेकिन सकारात्मक किया जा सकता है। नकारात्मक संशोधन यानी प्रस्तावना को नुकसान पहुंचाने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। सकारात्मक यानी प्रस्तावना को और एनरिच करने वाला संशोधन किया जा सकता है। ये इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसकी चर्चा हम लोग हमारी क्लास में करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट जो है इसमें गलत है कि संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है, सकारात्मक किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, यह अभी हमने बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये किसी दूसरी एग्जाम में भी आया होगा इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समाजवादी यानी कम्युनिज्म शब्द या सोशलिज्म जो शब्द है, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करें, कथन और कारण का क्वेश्चन आपके सामने वापस से आया है। कथन कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली 1976 से पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द ही लिखा हुआ था, जिसको 42वें संविधान संशोधन से क्या चेंज कर दिया गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द तो है ही, साथ में इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल, इस सेंटेंस के हटा करके ये वाला सेंटेंस 76वें संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया था। तो अब क्वेश्चन ये है, दोनों सेंटेंसों को हमने चेक कर लिया, ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी असर्शन की व्याख्या रीजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी हमें पता करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये हमारी प्रस्तावना की सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यानी कह रहा कि ये शब्द जो है, ये जो लाइन है ये जोड़ी गई, क्यों, क्योंकि 1976 में इस शब्द को, इस वाली लाइन को हटा के ये शब्द लाया गया, तो आपस में ये जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इसका ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या कहता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के, मतलब इसका अस्तित्व कब आया, जब ये हटा तब जाके इसका अस्तित्व आया।
यही बात ये कहना चाह रहा है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखो, लिबर्टी टू एक्सप्रेस, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, ये दोनों है। विश्वास की स्वतंत्रता भी है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। आर्थिक प्रस्तावना के अंदर आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिकल लिबर्टी की बात, फ्रीडम की बात हमारे संविधान में नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता का वहाँ पर लिखा गया है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों प्रस्तावनाओं में इसका उल्लेख है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता का है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, सिंपल है, ये प्रस्तावना से ही है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, ध्यान रखना, प्रस्तावना को हॉरोस्कोप यानी जन्म कुंडली किसने कहा था? तो प्रस्तावना को हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली जो है के.एम. मुंशी साहब ने कहा था। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अधिकांश बुक्स में ये मिल जाती है। तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी साहब ने इसको क्या कहा था? हॉरोस्कोप, भारतीय संविधान का, भारतीय लोकतंत्र का जन्म कुंडली, इसके बारे में कहा गया था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज जो है बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था। अम्बेडकर साहब यहाँ फर्स्ट, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। नेक्स्ट है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, मतलब प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का हिस्सा कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था? हालांकि बाद में उसको हिस्सा मान लिया गया था, और जो हिस्सा नहीं माना गया था वो बेदूवाड़ी मामले 1960 में जो बेदूवाड़ी मामला हुआ था, उस बेदूवाड़ी मामले में इसको प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा या भाग नहीं माना गया था। ये बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में इसको हिस्सा मान लिया गया था कि ये संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, किस मामले में कहा था? ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम, ये वैसे तो जो मुद्दा है ये हिस्सा है या नहीं है, ये बात सबसे पहले तो किसमें कह दी थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कह दिया था, लेकिन बाद में इसको पूरी तरह से जो सहमति दी, 100% सहमति दी स्पष्ट रूप से 1993 के बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में इसको संविधान का हिस्सा मान लिया गया था। तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा इन ऑप्शन के बेसिस पे क्या हो जाएगा? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कौन से वाद में किया गया था इसको? तो मौलिक संरचना का भाग इसको केशवानंद भारती विवाद में किया गया था। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा स्वीकार किया गया था? कौन से में किया गया मौलिक संरचना का भाग? ये केशवानंद भारती विवाद में इसको किया गया था। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों, प्रस्तावना में उल्लेखित जो आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, उनकी रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकारों के अध्याय में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में संविधान की पाठ में देखो, मौलिक अधिकारों में भी जो आदर्श और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, उनकी बात जो है मौलिक अधिकारों में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है, और साथ में मौलिक कर्तव्यों में भी उनका उल्लेख किया गया है। यानी सी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले
पहले पार्ट में नीति निर्देशक सिद्धांत आता, फिर उसके बाद में मौलिक अधिकार भी इसके अंदर शामिल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान के उद्देश्यों को, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसद। प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रस्तावित करती है। भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं? हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, शक्ति संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं, गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये क्या है? ये सब उद्देश्य हैं। इनको कौन बताता है? संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय की बात जो है, भारत संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय की अवधारणा किस उपबंध में है? उद्देशिका में, मौलिक अधिकार में। उद्देशिका और राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आर्थिक न्याय बेसिकली आर्थिक न्याय की अवधारणा जो है नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक अधिकारों में है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अंदर भी ये आर्थिक न्याय की अवधारणा इनडायरेक्ट रूप से मौलिक अधिकारों में दे रखी है। डायरेक्ट रूप से जो है आर्टिकल 39A के अंदर ABC छोटे छोटे जो पार्ट हैं उनमें कई सारे आर्थिक न्याय संबंधी अवधारणाएं दे रखी हैं। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती है। कानूनी रूप से इसका कोई जनरली प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कोई अन्य रखती है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब ये है कि ये संविधान की व्याख्या के संबंध में प्रस्तावना का योगदान है। प्रस्तावना के आधार पर संविधान के अन्य भागों की हम व्याख्या कर सकते हैं। कोई कोर्ट में ऐसा मुद्दा है कि वो संविधान के किसी प्रावधान के मामले में हमें प्रस्तावना का सपोर्ट लेना पड़े तो उसमें सपोर्ट लिया जा सकता है, उसके आधार पर निर्णय दिया जा सकता है, उसको सही गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मामला विवाद का नहीं है तो ऐसी स्थिति में अकेले केवल प्रस्तावना को सेपरेट करके प्रस्तावना को लागू करने के लिए या कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये बात योग्य नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो संविधान का भाग तो है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये आंसर इसका सही होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। उद्देशिका संबंधी क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग जो है शासन प्रणाली से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। भारत की संप्रभुता पर राष्ट्रमंडल की सदस्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत राष्ट्रमंडल देशों के समूह का सदस्य होते हुए भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का गमन करता है, संचालन करता है। अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, अपनी विदेश नीति के मामलों में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने आप डिसीजन लेता, किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। इसलिए भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण उसकी संप्रभुता कहीं भी कम नहीं होती है। इसलिए ये जो सेंटेंस है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस जो है सही कौन सा है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। केवल एक ही इसमें सेंटेंस सही है, बाकी सेंटेंस गलत है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली हमारे? लोकतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है? लोकतंत्रात्मक तो है, अब लोकतंत्रात्मक में भी अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, अर्ध लोकतंत्रात्मक है। तो हमारे यहाँ पे कौन से दोस्तों? संसदात्मक शासन प्रणाली है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें संसदात्मक शासन प्रणाली। इस क्वेश्चन को एक बार वापस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि लोकतंत्रात्मक क्यों नहीं है। सर आंसर इसका देखो बेटा, लोकतंत्रात्मक जो है, लोकतंत्रात्मक बड़ी अवधारणा है। इसके अंदर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक भी हो सकती है और संसदात्मक भी हो सकती है। तो लोकतंत्रात्मक अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में भी लोकतंत्रात्मक है, लेकिन भारत में कैसी है, संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर आप कहें कि लोकतंत्रात्मक क्यों आंसर नहीं है, लोकतंत्रात्मक कॉमन आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर लोकतंत्रात्मक आंसर हो जाता। लेकिन लोकतंत्र में भी स्पेसिफिक कौन सी है, तो कौन सी है, संसदात्मक। तो संसदात्मक शासन प्रणाली जो होती है वो अपने आप में लोकतांत्रिक पहले से ही होती है, इसे इसलिए संसदात्मक कहते ही लोकतंत्रात्मक बात अपने आप इसमें समाहित हो जाती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर जुडिशरी कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जुडिशरी का कार्यपालिका पर पूरी तरह नियंत्रण संसदात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, पूरी तरह से लक्षण नहीं है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल गलत। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ये भी गलत बात है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर किसके ऊपर, लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल गलत है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल। विधायिका का कार्यपालिका पर, लेजिस्लेचर का जो है एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल होता है, क्योंकि विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है कार्यपालिका। मंत्री, कार्यपालिका कौन होती है, मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। ये मंत्री परिषद संसद के प्रति, खासकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ। जो सरकार की कार्रवाई है उसके लिए विधायिका में सरकार को जवाब देना होता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये सेंटेंस सही है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जो बहुमत प्राप्त होता है उनका होता है, सभी का होना जरूरी नहीं है, विपक्ष में होते हैं बहुत सारे। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार संसद यानी सरकार का मतलब है कार्यपालिका, संसद यानी विधायिका, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये सेंटेंस 100% सही है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ये सेंटेंस थोड़ा सा संसदीय व्यवस्था पे थोड़ा फिट नहीं होता। सरकार बनाई तो जनता द्वारा जाती है, लेकिन जनता द्वारा वो हटाई नहीं जाती। एक्चुअली इनडायरेक्ट रूप से तो जनता द्वारा हटाई जाती है, लेकिन बेसिकली क्या है, संसद द्वारा हटाई जाती है। लोकसभा द्वारा उसको हटाया जाता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटाया जा सकता है। तो जनता हटाने के लिए वोट नहीं डालती है, बल्कि संसद के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य जो हैं वो उसमें वोट डालते हैं। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। हटाई जा सकती है अविश्वास प्रस्ताव ला करके, पूर्व में भी हटाई जा सकती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। तो इसमें सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करें हम लोग, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू की गई। कहाँ पे, ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, ये बात आप सब जानते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक नाम मात्र की दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दोस्तों
इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में भी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। तो ये अंतर ना भारत में और ब्रिटेन के संबंध में ये अंतर सही नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये ब्रिटेन में भी होती है और भारत में भी होती है, ये भी अंतर नहीं है। द्विसदनीय विधायिका ये वहाँ पे भी है और हमारे यहाँ पे भी है, ब्रिटेन में और हमारे यहाँ समान रूप से ये चीज़ पाई जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, ये न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन में नहीं पाया जाता, हमारे देश में पाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। जुडिशियल रिव्यू जो है कहाँ, इंडिया में पाया जाता है। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है जुडिशियल रिव्यू को, तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे पाया जाता है। हम बात करें, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार, यानी ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली किस प्रकार भिन्न है, इस बात को हमें पता लगाना है। यहाँ पर जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियां परिसीमित हैं। देखिए, विधि निर्माण के संबंध में जो संसद के पास पावर विधि निर्माण का संबंध है, स्पेशली कानून बनाने के संबंध में बात की जा रही है। ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियां परिसीमित है। ये बात कुछ हद तक सही है। अभी थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, इस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि संविधान के विरुद्ध ब्रिटेन की संसद जो है लिखित संविधान नहीं है, तो कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। उसके बारे में कहा जाता है कि आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती। बाकी ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, सर्वोपरि है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के संबंध में इसकी विधि निर्माण की शक्तियां थोड़ी सी परिसीमित है, ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि संसद जो है हमारे संविधान का उल्लंघन करते हुए संविधान को मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कानून नहीं बना सकती। ऐसा कुछ बनाएगी तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर शक्तियां कुछ हद तक सीमित हो जाती हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में संसद के किसी अधिनियम, यानी संसद के द्वारा बनाए गए कोई कानून के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सेंटेंस इसमें सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए, अगर माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिसने संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू करके नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 99वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, जो एनजेएसी वाला जो था, उस एनजेएसी वाले को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, जबकि संसद ने वो कानून बनाया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वो बनाया था, और उसको समाप्त कर दिया किसने, न्यायपालिका ने उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, क्योंकि वो मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा था। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा था, और ये संविधान के मूलभूत ढांचे में आर्टिकल 50 शामिल है। इस वजह से ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों सेंटेंस हैं बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ये संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 174 जो है 174 के ए और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की क्या विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। दोस्तों, हमारे यहाँ पर संसदात्मक सरकार है, ये तो प्रमुख विशेषता है। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र भी है, ये भी बात सही है। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था, इंग्लिश में हालांकि फेडरल शब्द 100% नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है। यूनियन ऑफ का स्टेट मतलब राज्यों का संघ, प्योर फेडरल नहीं है, लेकिन फेडरल सिस्टम के, फेडरलिज्म के हमारे यहाँ लक्षण पाए जाते हैं। राज्य और संघ, राज्य और केंद्र, 2 सरकारें पाई जाती है, 2 स्तरों पे सरकारें होती हैं, इनके बीच में आपसी संबंध होता है। ये संघात्मक लक्षण भी हमारे यहाँ पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा
की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछ रहे हैं, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। अगर अध्यक्षात्मक नहीं होता तो फिर आंसर में ये होता फेडरलिज्म, जो है प्योर फेडरलिज्म हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों के संघ की बात की जाती है, लेकिन संघात्मकता के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। इसलिए आंसर क्या होगा, बी आंसर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और इस श्रृंखला को वापस आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।